चलिए, वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिजनेस स्टडी। ठीक है, 11वीं क्लास में बच्चों अभी स्टार्टिंग तुम लोगों का है, डेमो है ये। क्लास को देखो कैसे होता है क्लास, क्या होता है। सर आपको पहले बता देता हूँ बिजनेस स्टडी क्या होता है। बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए हु वाज द फादर ऑफ बिजनेस स्टडी बीएसटी, तो आप कहिएगा पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर एज नोन ऑफ फादर ऑफ बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद यदि ये देखें यहाँ पर तो बीएसटी के यहाँ पर बुक है और मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ पहला लेसन। ठीक है, सारे लेसन इजी है सर, मतलब मुझे नहीं लगता है फर्स्ट ईयर में कॉमर्स की यदि बात किया जाए तो कॉमर्स में कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, चाहे वो हमारा अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या हमारा इकोनॉमिक्स हो। मेरे नज़रिए से कोई भी सब्जेक्ट मेरे को ये नहीं लगता है कि टफ लगता है। ठीक है, बच्चे पता नहीं क्यों बोलते हैं कि सर हमको टफ लगता है, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, एकदम ईजी है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर देखिए आप लोग, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। ठीक है, चैप्टर में क्या होता है हमारा, सबसे पहले इसमें आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे पहले देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटी यानी हिंदी में बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। ह्यूमन एक्टिविटी, आप जो भी काम कर रहे हैं यानी मानव अपने लिए जो भी काम कर रहा है, जो भी क्रियाकलाप, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी, जो दो टाइप में क्लासिफाइड है। पहला हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी सर क्या होता है, जैसे कोई भी काम मनी के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो सर, मनी के फॉर्म में हो, यानी पैसे लेकर कोई भी काम किया जाए उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट बिना पैसे के अपने क्लाइंट का कोई भी केस सॉल्व नहीं करता है, चाहे वो टैक्सेशन हो चाहे कुछ भी हो। एक वकील वो भी अपने क्लाइंट का तभी सुनता है जब वो उसे पैसे लेता है, वो अपना फी चार्ज करता है उससे। डॉक्टर, टीचर भी आपको फ्री में नहीं पढ़ाते हैं सर, डॉक्टर भी आपको फ्री में आपका ट्रीटमेंट नहीं करता है, यानी कि सब में पैसे लिए जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको बोलेंगे हम लोग जिसमें पैसे नहीं बल्कि सोशल सर्विस और सोशल वेलफेयर या अपने परिवार के लिए या किसी धर्म जाति के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक टीचर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, ऐसे तो देते नहीं है कोई और ये आता भी नहीं है हमारा, तो वो हो सकता है हमारा, बट इसको इस कंडीशन में मत रखिए, हटाइए इसको यहाँ से। एक पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता है जाकर, क्या उनसे वो पैसे लेता है? एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है घर पे, क्या उनसे वो पैसे लेती है? नहीं सर। बट आप यदि किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाइए वो पैसे लेगा। रेस्टोरेंट वाले जो केस है यहाँ पर वो हमारा सर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और मदर जो खाना बनाती है घर पे वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप किसी एनपीओ में या किसी कोई भी संस्थान हो एनपीओ के अंडर में, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप पैसे डोनेट कर रहे हैं तो वो आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कोई भी काम सोशल सर्विस हो या सोशल वेलफेयर हो, समाज के कल्याण के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, इसके बाद आपको सर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जैसे यहाँ पर पहले मीनिंग के केसेस की जिक्र किया जाए, आपके फ्रंट पर यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए मीनिंग के केसेस है जो यहाँ पर वो आ रहे हैं इसमें कि मानवीय क्रियाओं की जो क्रियाकलाप है उनको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी धन की प्राप्ति के लिए जो भी किया जाए वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाता है। जिसमें धन की प्राप्ति नहीं हो, देश का सेवा हो, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है। यदि हम रिलेशन की बात करें तो लिखा गया है इसमें एक आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति से संबंधित होती है, जबकि इसमें लिखा गया है अनार्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति से संबंधित नहीं होती है। उद्देश्य कहा जाए ये धन कमाने के लिए होता है, ये धन नहीं कमाने के लिए होता है। इसके बाद यदि मेजरमेंट की बात किया जाए, ये मुद्रा के रूप में होता है, यानी मनी मेजरमेंट होता है, ये नॉन मनी मेजरमेंट होता है हमारा।
इसके बाद सोर्स ऑफ इंसेंटिव की बात किया जाए तो इसमें जो भी हमारे सोर्स है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो भावनात्मक रूप से किए जाते हैं किसी के लिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के बारे में बात किया जाए तो इसमें आता है बिजनेस, पेशा, रोजगार यानी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये आते हैं हमारे। जबकि इसमें केवल अनार्थिक क्रियाओं का ही केवल इसमें उल्लेख है सर। इसके बाद यदि इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो अध्यापक, बढ़ई, डॉक्टर, कलाकार आदि इत्यादि। और इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अध्यापक के द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, डॉक्टर का किसी गरीब का इलाज करना फ्री में, निःशुल्क में, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है। सर अभी 2 मिनट पहले बताया, कुछ भी नहीं है, हलवा है एकदम, बीएसटी कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बात किया जाए तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 टाइप में बांट दिया गया है। एक हमारा बिजनेस, दूसरा हमारा प्रोफेशन और तीसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? कोई भी शॉपिंग मॉल हो, कोई भी शॉप हो, मेडिसिन शॉप हो, किराना स्टोर हो, हार्डवेयर हो, फल का दुकान हो, सब आ जाता है किसमें? बिजनेस में। बिजनेस और प्रोफेशन सर, प्रोफेशन मतलब कोई भी अपने क्लाइंट का केस सॉल्व कर रहा है, डॉक्टर अपने मरीज को देख रहा है, वो हमारा प्रोफेशन आ जाता है। प्रोफेशन में हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, ये सब आ जाते हैं सर। टीचर भी आते हैं प्रोफेशन में ही, ठीक है। यदि एम्प्लॉयमेंट की बात किया जाए, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति किसी के अंडर में काम कर रहा है, जैसे एक जॉब कर रहा है किसी के अधीन में, चाहे वो सरकार के अंडर में काम कर रहा हो, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं कि बिजनेस में क्या अंतर है, प्रोफेशन में क्या अंतर है और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है सर। मैं आपको एक एक डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, बिजनेस जो है, यदि गुड्स का सप्लाई हो, ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी एक हाथ से गुड्स आ रहा है तो दूसरे हाथ से पैसा भी जा रहा है, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। यानी कि महाजन अपने लोग को, कस्टमर को जब कुछ भी देता है उधार, तो क्या पैसा नहीं लेता है? या एक फल विक्रेता जब अपने कस्टमर्स को एप्पल्स या ऑरेंज देता है, तो क्या उनसे वो पैसा नहीं लेता है? लेता है। यहाँ पैसे चार्ज किए जाते हैं किसके लिए? गुड्स के लिए, फॉर गुड्स। बट प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में जो भी चार्जेस किए जाते हैं फॉर सर्विस, नॉट फॉर गुड्स, ओके। यानी कि यहाँ यदि वस्तु दिया जाए तो वो हमारा बिजनेस होगा, जहाँ वस्तु नहीं, जहाँ अपना सेवा यानी सर्विस दिया जाए उसको कहते हैं प्रोफेशन। अरे डॉक्टर भी एक आता है, अपना पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है सर, वो तो हमारा हो गया प्रोफेशन के केसेस में। वकील बिना पैसे लिए आपका कोई भी केस नहीं लड़ने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए, कहिए सर टैक्स का ये प्रॉब्लम है, मेरे को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कराना है, मेरे को ये टैक्सेस बचाना है। एक सर बिना विदाउट पैसा का वो कोई भी काम नहीं करेंगे। ये सब जो है वो हमारे प्रोफेशनल जॉब में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, वही किसी के अंडर में वो काम कर रहा है तो भी तो पैसे लेता है ना, और इसीलिए इन तीनों को रखा गया है किस कैटेगरी में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में, ओके। इसके बाद यदि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात किया जाए सर, तो इसमें आते हैं हमारे सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, कोई भी रिलीजियस है हमारा उसका, जैसे हम लोग कोई भी धार्मिक संस्था है, आप प्रचार प्रसार करा रहे हैं, मुफ्त में गरीबों को खाना बंटवा रहे हैं। जैसे ये पटना में वो होता है सर बहुत जगह, जैसे हमारे गुरुद्वारा में जो गुरु गोविंद सिंह का 10वां जन्म है हमारे, तो बहुत सारे देखिएगा पंजाबी लोग बहुत अच्छा ये करते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनको सर कपड़ा और मतलब खाना वगैरह हमेशा मतलब वहाँ बंटवाते हैं लोग। ये क्या है सर? ये यहाँ पर रिलीजियस है, यहाँ पर धार्मिक चीजों को किया जा रहा है, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिना पैसा मुफ्त सेवा, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, क्या आपसे पैसे लेते हैं? मस्जिद में आपको कोई भी दुआ दिया जा रहा है या प्रसाद दिया जा रहा है, उसके बदले कोई पैसा लेता है आपसे? नहीं सर। आ रहा है समझ में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ठीक है। आप लोग भी बोलते हैं क्या सर एक बात समझ में आ गया? नहीं, अच्छा समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक एक डाउट बच्चों यहाँ पर तुम लोग का क्लियर होना चाहिए।
हाँ चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। चलिए इसी का बात कर लिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसी यही टॉपिक है हमारा, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस है हमारा पहला चैप्टर है। कैरेक्टरिस्टिक में बताया जाता है सबसे पहले ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बता चुके हैं अभी आप लोगों को। इसके बाद आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप पे पूरा आपका सर एक बुक मिलेगा, ईपीएस उसको बोलते हैं हम लोग। जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स नहीं होगा, जिसका ईपीएस होगा, एकदम इजी वे में आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे इकोनॉमिक्स भी इजी ही है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा रिस्क एंड ठीक है ना, रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस है हमारा सर यहाँ पर। जैसे आप रिस्क बियरिंग करेंगे किसी भी बिजनेस के लिए, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस नहीं, आप कहीं भी यदि रिस्क बियरिंग नहीं कीजिएगा, जोखिम नहीं उठाइएगा, साहसी नहीं बनिएगा, तो आपको क्या लग रहा है आप उस चीज में सक्सेस हो जाइएगा सर? नहीं सर। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है डर के आगे जीत है। चलिए इसके बाद देखिए प्रॉफिट थॉट एक्सचेंज है हमारा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हमारा यहाँ पर लीगलिटी है यहाँ पर, मतलब कि कोई भी व्यवसाय होना चाहिए वो लीगल फॉर्म में होना चाहिए, गैर कानूनी रूप में, मतलब उसमें ना कानून के रूप में सही होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी उपभोक्ता का सृजन होना चाहिए, और सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे इसमें विशेषता आ जाएंगे। ठीक है, आप 2 4 5 विशेषता भी लिख दीजिएगा सर, काफी। अपने मन से सोचिए ना कि आपको बिजनेस और नेचर पे लिखने हैं विशेषता। विशेषता मतलब कि अपने बारे में कुछ भी अच्छा ही बताओ लोगों को, वो विशेषता है तुम्हारा। उस तरह इस चैप्टर का विशेषता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आएगा हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में सबसे पहले आता है बिजनेस इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। नहीं सर, बिजनेस ही नहीं बल्कि कॉमर्स में जितने भी चीज आते हैं, अभी अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये हमारा बीएसटी, ईपीएस, कोई भी चीज आता है कॉमर्स में, आपसे कभी भी पूछ दिया जाए, बाई चांस ही कभी केसेस ऐसे नहीं होते हैं, बट 95% केसेस में ये देखा जाता है कि जो ऑप्शन आता है हमारा तो बहुत साइंस एंड आर्ट्स होता है। क्योंकि कॉमर्स का निर्माण ही जो हुआ है वो साइंस और आर्ट्स के दोनों के मेल से कॉमर्स का सर निर्माण हुआ है। ठीक है, जितने भी ओरिजिनल चीज हैं उन सब में से निकाल कर कॉमर्स का निर्माण हुआ है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है सर, ये बहुत मजा आता है पढ़ने में। इसके बाद हमारा यही बिजनेस है हमारा, बहुत आर्ट्स एंड साइंस दोनों है। ठीक है, अब साइंस कैसे है, आर्ट्स कैसे है, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं यहाँ पर, और चैप्टर में यहाँ पर सर डिस्कस हो जाता है। थोड़ा सा बता भी देता हूँ आप लोगों को। देखिए साइंस क्या होता है। साइंस कहता है हमको कोई भी काम के लिए प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, यानी साइंटिफिक रीजन में या साइंटिफिक रिसर्च में ये चीज सामने आया है कि हाँ ये चीज सही है, वो हमारा साइंस बोलता है। आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स मतलब कला होता है। देखिए बिजनेस एक कला है, बिजनेस क्या है, एक आर्ट्स है, और उसको करने वाला व्यक्ति क्या होता है, आर्टिस्ट होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है बिजनेस इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। एक तो छोटा सा मेरा एक तरीका है बताने का, ऐसे बहुत सारे इसमें ऑप्शन आते हैं कि कैसे साइंस है कैसे आर्ट्स है, पूरा 2-3 चैप्टर में आप लोगों को बताया जाता है बुक वगैरह में भी। चलिए इसके बाद आता है हमारा बिजनेस इज ए सोशल एक्टिविटी। अब बताइए सर, बिजनेस जो है वो सोशल एक्टिविटी कैसे नहीं होगा? एकदम होगा एक्टिविटी, क्योंकि एक बिजनेस समाज के अंतर्गत ही रहता है, समाज से बाहर थोड़ा ना होता है। आप देख लीजिए जितने भी बिजनेस है, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, रूरल एरिया चाहे अर्बन एरिया, जंगल या पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ घर द्वार नहीं है, लोग रहते नहीं है, तो वहां पर तो बिजनेस नहीं स्टार्ट होता है ना। बिजनेस समाज में स्टार्ट होता है, इसलिए इसका एक फर्ज होता है, लायबिलिटी भी होता है कि समाज के प्रति इसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए बिजनेस का। इसलिए बोला जाता है बिजनेस इज सोशल एक्टिविटी। इसके बाद आता है बिजनेस इज ए सिस्टम। बिजनेस पूरी तरह से क्या है, एक सिस्टम बेस्ड है, एक सिस्टम पर चलती है सर। कुछ नीतियों को गवर्नमेंट तय करता है और कुछ पर्सनली अपने डिसीजन बिजनेसमैन देते हैं। इसके बाद बिजनेस इज ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाकलाप। ये तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी होगा ही हमारा। इसके बाद आता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पूरे अभी हम ये बताए भी थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में 3 कैटेगरी आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसके बाद बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट। बिजनेस सर सबके साथ क्लोज है, किसी के साथ इसका भी ऐड नहीं है। ओके, अच्छा प्रोफेशनल की बात किया जाए, वही डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट
इंजीनियर वगैरह सब आ जाते हैं। चलिए इसके बाद आता है हमारा प्रोफेशन और प्रोफेशनल बॉडीज, ठीक है ना। इंडिया में क्या है, कितने प्रोफेशन है और कितने प्रोफेशनल बॉडीज है उनके बारे में हम लोग बात करें। जैसे हमारा मेडिकल है, मेडिकल का कौन सा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, किस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हमारा ये बिजनेस आता है सर, तो बोले तो ये आता है हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है कानूनी यानी कि लीगल, ये आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद अकाउंटेंसी की बात किया जाए तो वो आ जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्स्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट भी बोला जाता है सीएमए वालों को। इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी की बात किया जाए, वही द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि आईसीए, आईसीएमएआई, आईसीएसआई, ये तीनों संस्थान के अंतर्गत पूरा अकाउंट्स का सारा चिट्ठा पूरा खेल आता है यहाँ पर। ओके, इसके बाद देखिए आप लोग सामने फ्रंट पे दिख रहा होगा बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको डिफरेंस आ जाएंगे। सर ये पूरा डिफरेंस है, पढ़िएगा तो काफी इजी आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बिजनेस एंड पेशा, मतलब वही बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस आता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है आप लोग के लिए, क्योंकि उसमें बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों का जिक्र आ रहा है। तो आप ये वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद क्या करना है, मतलब सब चीज तो इजी है, 2-3 चीज पढ़िएगा, 9 है इसमें, 5 भी याद हो जाएगा तो काफी आप लोगों के लिए, ठीक है। नहीं याद होगा सर तो मेरा नोट्स है, उस नोट्स में काफी इजी ढंग से समझाया गया है इसको। क्लास में ये 2-3 बार इसको पढ़ाएंगे, इजीली समझ में आएगा आपको। ये तो बस ऐसे ही थोड़ा मतलब फास्टली हम लोग ये रिवाइज मोड में डाले हैं, आपको बस नॉलेज दे रहे हैं आपके चैप्टर का, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है बता ही दिए। इसके बाद सर कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा है हमको। चलिए पहला चैप्टर क्लियर है सर, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं वहां पर HUF नाम सुने हैं? HUF का नाम क्या होता है? HUF नाम तो सुना ही होगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी के एग्जांपल पर मैं आपको देता हूँ। आप लोगों ने कभी स्वर्ग मूवी देखा है? स्वर्ग मूवी में क्या होता है, जो हमारे स्टार होते हैं राजेश खन्ना जी, वो क्या करते हैं, अपने भाई अपने फैमिली सबको लेकर एक बिजनेस के थ्रू एक बिजनेस अपना वो चलाते हैं, ठीक है। और जरूरत जब पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं इस कंपनी में मेरा भी शेयर लगा है। जब लगता है कंपनी डूब रही है तो उनके भाई क्या होते हैं, आहिस्ते से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि मेरा इसमें शेयर लगा है तो भैया भी शेयर को लेकर जाना चाहते हैं। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सर राजेश खन्ना पे आ जाती है सर, ठीक है। उसी तरह समझिए HUF जो हमारा होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो हमारा क्या होता है, एक कर्ता यानी बिजनेस का जो पूरा नेतृत्व करता है, पूरा कंट्रोलिंग, पूरा डायरेक्टिंग, मैनेजमेंट का जो पूरा काम अपने ऊपर उठाकर रखता है, बिजनेस को पूरा वो संचालित करता है, वो हमारा कहलाता है कर्ता। जस्ट लाइक एज फॉर कर्ता। कर्ता मैनेजर हो भी सकता है या अपने अंडर में किसी को मैनेजर रख भी सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बताया जाता है कि हिंदुओं में एक पारिवारिक रूप से एक बिजनेस चलता है और उस बिजनेस का जो नेतृत्व करता है, उस घर का जो बड़ा बेटा होता है या जिसको मुखिया बनाया जाता है घर का, वही उसका नेतृत्व करता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्ता। देखिए पैसा सबका लगा हुआ है, पैसे में जो बेनिफिट होगा प्रॉफिट भी सबको मिलेगा, पर मेंबर को मिलेगा। यहाँ तक कि उनके घर में एक छोटा बच्चा का भी जन्म हो गया तो उसी दिन उस HUF का मेंबर हो जाता है जिस दिन उस छोटे बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग HUF। लायबिलिटी किसकी होती है, ओनली कर्ता की। बाकी मेंबर का जो होगा वो पैसा लगा रहेगा, बट उन लोगों का क्या होगा, हमारा लायबिलिटी सर नहीं होगा। रिस्क भी सबसे ज्यादा, या रिस्क भी बोले सबसे ज्यादा किसका होता है सर, कर्ता का। दया और मिताक्षरा का एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में क्या होता है कि उसमें केवल एक ऐसा परमिट दिया गया है कि महिला भी कर्ता बन सकती है।
क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर क्या पुरुष ही कर्ता बनेंगे, स्त्री कर्ता नहीं बन सकती है? तो सर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट बन सकते हैं, बट ये दया और मिताक्षरा का ये दया भाग और मिताक्षरा का ये कॉन्सेप्ट है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा स्टेट में, वो हमारे फीमेल कैंडिडेट भी क्या होती है, कर्ता बन सकती है सर। यदि एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में बड़ा बच्चा जो होगा वो हमारा कर्ता बनेगा। उसके बाद उसको यदि चलाने का मन नहीं करेगा, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, वो कोई जॉब या कुछ और करना चाहता है, छोटे बेटे को उसके बदले में क्या किया जाएगा, एज पर कर्ता नियुक्त कर दिया जाएगा। बट कॉन्सेप्ट यही कहता है जो घर का सबसे बड़ा होगा या सबसे तेज तर्रार व्यक्ति होगा वही घर का क्या होगा, हमारा मुखिया, या मैंने उसको मेंबर बोलिए, जिसका कहना सब लोग मानते हैं, वही हमारा हो जाएगा कर्ता। ओके, ये हमारा सर HUF है, ठीक है, क्लियर हुआ? हिंदुओं का एक बिजनेस, उसको बोलते हैं HUF। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है, बस ऐसे ही जस्ट लाइक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। आइएगा जब यहाँ पर क्लास में तो एक एक चैप्टर पूरा विस्तार से समझाया जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में एक चैप्टर को केवल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया जा सकता है सर। पूरी तरह से आप सोचिएगा कि मेरा एक चैप्टर कवर हो, मैं लेकिन आपको ये गारंटी दे देता हूँ कि एक दिन में एक चैप्टर को यहाँ पर कवर कर दिया जाता है। BST में सर एक एक चैप्टर कितना है, छोटा बहुत चैप्टर रहता है, कोई बड़ा चैप्टर तो रहता नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद सर मैं यहाँ पर बात करूँ बिजनेस का, सबसे छोटा यहाँ पर होता है हमारा सोल प्रोप्राइटर, उसको सोल ट्रेड भी बोलते हैं। एक पान वाला, एक नाई वाला, एक ठेले वाला, एक छोटा मोटा कोई भी बिजनेस वाला है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोल ट्रेड। उससे थोड़ा बड़ा मन बनाइए, बड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बड़े तरीके से बिजनेस को कीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक बंदा बिजनेसमैन, एक व्यक्ति, वो मैनेजर भी खुद ही है, झाड़ू पोछा भी खुद ही लगा रहा है, बिजनेस पर केस कीजिए, पढ़े हो ना अकाउंटेंसी में, लेसन 3 का एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बिजनेस और जैसे ऑनर को और बिजनेस को एक अलग एंटिटी के रूप में सेपरेट समझा जाता है। बट कुछ केसेस में देखिएगा, जैसे सोल ट्रेड के केसेस में आप यदि बिजनेस पर केस करते हैं तो बिजनेसमैन भी उसमें फंसेगा, और बिजनेसमैन पर यदि केस करते हैं तो बिजनेस भी बर्बाद होगा। आ रहा है समझ में? सोल ट्रेड में एक व्यक्ति सब कुछ होता है सर, मैनेजर वही है, अकाउंटेंट वही है, चपरासी भी खुद ही है, झाड़ू पोछा भी खुद ही कर लेता है। देखे होंगे सर आप लोग, मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ यहाँ पर, और नहीं उड़ाना चाहिए किसी का सर, मैं आपको समझाने की केवल कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे एक फल का दुकान है या पान का दुकान है, तो क्या है, सब लोग वो मतलब पूरे दुकान का जो भी है घाटा मुनाफा सबका वो जो भी है, मतलब वो सोल ट्रेड को ही मिलता है ना, ये थोड़ा ना होता है दूसरा मेंबर को ही आता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें सोल ट्रेड में, आप कम पैसे में चाहें और सबसे आसानी से भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। ये जो कि क्वेश्चन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी आता है कि आप यदि कोई सबसे आसानी से बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी आप बिजनेस इजी वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सोल ट्रेड से अच्छा कोई बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। इसमें किसी थर्ड व्यक्ति का या सेकंड मेंबर का कोई इंटरफेयर भी नहीं होता है। यदि दूसरा कोई आए और बोले अरे ऐसे कर रहे हो बिजनेस, इसको ऐसे करो, सर कुछ बोल ही नहीं सकता इसमें। एक्चुअली जो सोल ट्रेड होता है वो स्वयं पर डिपेंडेंट होता है। आ गया समझ में? फुटकर या कोई भी बिजनेस जो अकेला है, फुटकर नहीं, वो रूम में या एक मॉल का व्यक्ति मालिक भी है, लेकिन वो वन पर्सन है, ओनली वन पर्सन इज द सोल ट्रेड। ओके, इसके बाद इससे बड़े में आइएगा तो आ जाएगा पार्टनरशिप। 2, 4, 5, 10, 20 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए और इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सर यदि मेंबर की बात किया जाए तो इसका रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। भारतीय साझेदारी अधिनियम कहती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 कहता है हमारा, क्या कहता है सर? कहता है मैक्सिमम 50। ओके, चलिए इसके बाद यदि और बिजनेस करें, जैसे हमारा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, एक सोसाइटी के अंतर्गत सारे बिजनेस को किया जाता है ना, वो भी एक प्रकार का बिजनेस है। इसके बाद कंपनी है हमारा, ज्वाइंट स्टॉक बिजनेस हमारा है, ज्वाइंटली बिजनेस भी समझा देंगे।
कंपनी है, कंपनी में प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, बहुत सारे सर इसमें है, ठीक है। चलिए तब तक इतना ही, अब कितना बताना है डेमो में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आइए क्लास में, क्लास स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और क्लास स्टार्ट हो भी गया, आप लोगों को बता देते हैं नॉलेज के लिए सर, ठीक है ना। आप लोगों का एडमिशन हो रहा है अभी अभी ये जुलाई मंथ में हम लोग का ये फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट होता है और सेकेंड ईयर का फरवरी मंथ में, ठीक है। चलिए सर, ओके।